तो हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में, और उससे मोशन कैसे अफेक्ट होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाइसिकल। तो ये एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल है और इसे समझना बहुत जरूरी है। व्हाट हैपेंड व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, क्या होता है जब हम बाइसिकल को राइड करते हैं। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन। जैसे ही हमने पैडल करना बंद किया तो बाइसिकल क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, धीरे हो जाती है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा क्यों होता है? अगर हम बाइसिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन होंगे, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होंगे। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होगी, बाइसिकल जो है हमारी स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। तो धीरे धीरे स्लो हो रही है, लेकिन अगर हमने उसे जो है मूविंग रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से पैडलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो बाइसिकल के पैडल छोड़े, बाइसिकल स्लो हुई, हमने फिर उसे मूव करना है तो फिर से पैडल करना स्टार्ट कर दिया। It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force। तो इससे कैसा लगता है, इससे ऐसा देखने में लग रहा है, ये है नहीं लेकिन लग रहा है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को मेंटेन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को मेंटेन करता है, कब, अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इससे देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें अनबैलेंस फोर्स करना पड़ेगा। अनबैलेंस फोर्स क्या, पैडल करना ही पड़ेगा, अनबैलेंस करना पड़ेगा, तभी बाइसिकल मूव होती रहेगी। हाउएवर इट इज क्वाइट इनकरेक्ट, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, पढ़ते हैं क्यों। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स, पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब चलता है, जब हमारा लगाया हुआ फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तभी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। और जो नेट फोर्स होता है, नेट का मतलब टोटल, नेट फोर्स का क्या हो जाता है, नेट फोर्स क्या हो गया, टोटल फोर्स हो गया इस पे 0, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। तो पहले हमें लग रहा था कि हमें अनबैलेंस करना पड़ेगा पैडल मार के, लेकिन हम अनबैलेंस नहीं कर रहे, हम जो फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट लग रहा है केवल उसे ही बैलेंस कर रहे हैं, जिससे हमारी साइकिल सेम वेलोसिटी से मूव हो रही है। और खास बात यहां देखने वाली बात है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी घट बढ़ रही है तो कोई ना कोई फोर्स अनबैलेंस हो रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, और वेलोसिटी घट रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। लेकिन अगर बैलेंस होंगे तो क्या होगा, जो है दोनों बराबर होंगे, तो हमारी वेलोसिटी सेम बनी रहेगी। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी ए चेंज इन आइदर इन इट्स स्पीड और इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी में चेंज होता है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, वेलोसिटी या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, या तो स्पीड या डायरेक्शन। तो अनबैलेंस फोर्स से क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, जब भी हम अप्लाई करेंगे तो या तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाएगा, या तो साइकिल स्लो चल रही है तो जैसे अनबैलेंस फोर्स हुआ तो क्या हो गया, फास्ट हो गई, या अगर हमारा वाला कम है, फ्रिक्शनल वाला ज्यादा है तो स्लो हो जाएगा। तो दोनों केस में स्पीड बढ़ रही है, इसमें स्पीड घट रही है, लेकिन स्पीड चेंज जरूर हो रही है, या तो स्पीड चेंज हो जाएगी या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब इससे हमें पता चलता है कि बैलेंस फोर्स में क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन रहेगी, और अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, उसकी डायरेक्शन या स्पीड चेंज हो जाएगी। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे ही हमें उस किसी भी चीज की स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी एक्सेलरेशन करना है, तो क्या चाहिए, हमें अनबैलेंस फोर्स चाहिए। बैलेंस फोर्स से कभी भी डायरेक्शन चेंज या स्पीड घटेगी बढ़ेगी नहीं। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। तो जो इसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइकिल की स्पीड में चेंज हो रहा है या घट रही या बढ़ रही है, वो तब तक होता रहेगा जब तक ये अनबैलेंस फोर्स वहां रहेगा। जैसे ही बैलेंस होगा तो चेंज होना बंद हो जाएगा।
जब तक अनबैलेंस रहेगा तब तक क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा, तो डायरेक्शन चेंज होगी या स्पीड चेंज होती रहेगी। हाउएवर इफ दिस फोर्स इज removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then। लेकिन अगर हम ये अनबैलेंस फोर्स को बिल्कुल हटा दें, अगर अनबैलेंस फोर्स को बिल्कुल हटा दें यानी फिर से फोर्स जीरो हो गया। अनबैलेंस फोर्स को कंप्लीटली हटा दें तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। तो यही तो हमने पढ़ा था कि जब अगर अनबैलेंस फोर्स खत्म हो जाएगा या उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी इधर वाला और इस साइड वाला दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, यानी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। अनबैलेंस फोर्स से वेलोसिटी या डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी का मतलब स्पीड या डायरेक्शन। अगर बैलेंस फोर्स है तो क्या होगा, वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर हमने किसी चीज को फोर्स दिया तो चलना स्टार्ट कर देगी। अब ये रुकेगी क्यों, केवल फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन शुरू में ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे ये फोर्स खत्म होता जाएगा और फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो स्लोली स्लोली रुक जाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो ये चलती चली जाएगी, ये रुकेगी ही नहीं। रुकती क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर इसके ऊपर से जो हमने फोर्स लगाया वो भी हटा दें और फ्रिक्शनल फोर्स भी हटा दें, दोनों फोर्स हटा दें, तो क्या होगा, ये चीज ऑब्जेक्ट चलता ही चला जाएगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि मोशन होता कैसे है, क्यों होता है। बाई ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो deduce that objects move with a constant speed when no force acts on them। तो गैलीलियो ने क्या करा, गैलीलियो ने चीजों के मोशन को देखा, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के मोशन को देखा, ऑब्जर्व किया, माने स्टडी किया और डिड्यूस करा, यानी उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया इसके लिए और इनको उन्होंने ये चीज बताई। डिड्यूस करने का मतलब फॉर्मूला बनाना या बताना, दैट क्या, ये बताया, ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। जब भी किसी चीज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता, तो क्या करते हैं, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं। यानी अगर वो रुका हुआ है तो उसकी स्पीड कितनी है, जीरो, तो वो रुका रहेगा जब तक फोर्स नहीं है। फोर्स लगाने के बाद अगर वो चलना स्टार्ट हो गया तो वो चलता रहेगा और वो रुकेगा नहीं, वो कभी नहीं रुकेगा। वो कब रुकता है, जब उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्सेस लगते हैं। He observed that when a marble rolls down on an inclined plane, its velocity increases। तो अभी ये फिगर देखते हैं, फिगर में क्या बता रहे हैं। ये फिगर फर्स्ट वाला फिगर है। तो गैलीलियो ने क्या देखा कि जब हम इस मार्बल को इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करते हैं तो क्या होता है कि व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन, तो जब नीचे आ रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो नीचे आने पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट द मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट्स रोल्स डाउन एंड अटेन्स अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेस द बॉटम। तो काफी कठिन लैंग्वेज है लेकिन सिंपल भाषा में ये क्या है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहां क्या लिखा है कि अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि जब मार्बल नीचे आ रहा है तो किस फोर्स के अंडर में गिर रहा होता है, वो अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर में गिर रहा होता है। तो वो किस लिए आ रहा है नीचे तेजी से, क्योंकि वहां पे अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और जैसे जैसे ये रोल डाउन हो रहा है यानी नीचे आ रहा है, attains a definite velocity by the time it reaches at the bottom। तो जब तक ये इंक्लाइन प्लेन तक आ रहा है तब तक इसकी स्पीड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ग्रेविटी की फोर्स में। और जैसे ही नीचे आ जाएगा फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, फिर इसकी फिक्स वेलोसिटी हो जाएगी। तो जब तक ये एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसे ये नीचे आ गया इसकी डेफिनेट वेलोसिटी हो जाएगी, यानी फिक्स वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है, अब भाई नीचे तो आ गया, अब ये दूसरी साइड ऊपर भी चढ़ रहा है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट क्लाइम्स अप एज शोन इन दिस फिगर 9.5b। तो अब ये आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी, और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ने पे इसकी वेलोसिटी कम होगी, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। जब नीचे आएगा
तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगी। तो यहाँ कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव, यहाँ कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी घट रही है। और इधर बीच में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बीच में कांस्टेंट। तो अगर हम इसे ऐसे बना लें, थोड़ा थोड़ा सा दूर बना लें, इस वाले पे ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी। और इस बार यहां बीच के रीजन में क्या होगी, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, यहां पे कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। और यहां क्या होगा, वेलोसिटी जब ये ऊपर चढ़ना शुरू होगा स्लोली स्लोली कम होती जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे जब नीचे कोई चीज आती है तो ग्रेविटी के अंडर गिर रही होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। जब ऊपर जा रही होती है तो ग्रेविटी के अपोजिट काम करती है, उसकी स्पीड घटती है। और फ्लैट प्लेन पे उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा नहीं दिया, हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन जीरो है, यहाँ पे फ्रिक्शन हम मानते हैं कि जीरो है, तो इसकी क्या होगी, इसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी।